हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका बिक्रेड कैरियर कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 द्विघात समीकरण चल रहा है। ठीक है, इसी का हम अगला एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.6। 4.5 तक हम जो क्वेश्चन है सब लगवा चुके हैं। आप वीडियो को जाके देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसको 4.6 जो है इसको भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं किए हैं तो। अगर किए हैं तो भाई आप लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा जो वीडियो है लोगों तक पहुंचे। जो अभी तक नहीं देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ मिले और आगे बढ़ें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का विविधकर अथवा विवेचक। ठीक है, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जो द्विघात समीकरण का विविधकर अथवा विवेचक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होता क्या है, विविधकर होता क्या है, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो विविधकर जो है हमारा ये आया कहाँ से, एक व्यंजक होता है, व्यंजक, इसको लिखते हैं व्यंजक b² - 4ac। ठीक है, व्यंजक b² - 4ac। ठीक है, द्विघात समीकरण, व्यंजक b² - 4ac को द्विघात समीकरण का, और द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि भाई ax² + bx + c = 0, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हमारे यहीं से निकला है। ठीक है, कहते हैं व्यंजक b² - 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, विविधकर अथवा विवेचक कहते हैं। विविधकर अथवा विवेचक कहते हैं, विविधकर अथवा विवेचक कहते हैं। विवेचक कहते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये जो व्यंजक हमारा निकला कहाँ से, इसी द्विघात समीकरण से निकला है। ax² + bx + c = 0, इसी से निकला है। देखिए कैसे। ठीक है, और इसी से निकला है, इसी को कहते हैं हमारा क्या है, विविधकर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसका जो पहला लेटर है इंग्लिश का डी से आता है, इसलिए इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारा होता है कि ax², ठीक है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, फार्मूला इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी द्विघात समीकरण का हमारा जो x² है, इसी का गुणांक, ठीक है, और यहाँ पे देखिए केवल x का गुणांक, ठीक है, और c, यही तीनों मिलकर, यानी हमारे जो गुणांक है x² का और x का, और जो अचर पद है c, इसी को मिला के हम क्या बनाते हैं, व्यंजक। और व्यंजक हमारे क्या, b² - 4ac जो बना है, इसे हम कहते हैं विविधकर, विविधकर। ठीक है, और इसे इंग्लिश में डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारे कहाँ से आया, इस द्विघात समीकरण से आया, तो हम इसको लिखते हैं b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac को ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं विविधकर। ठीक है, और देखिए a जो x² का गुणांक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं a। ठीक है, सबसे पहले आता है x का गुणांक, x का गुणांक वर्ग, x का गुणांक जो है उसका वर्ग करके घटा देते हैं -4, और x² का गुणांक और जो अचर पद है, इन सभी को गुणा करके किससे घटा देते हैं, b² से घटा देते हैं। तो इसी को कहते हैं भाई विविधकर। इंग्लिश में से कहते हैं विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में कहते हैं विविधकर। तो हमारे कहाँ से आया, द्विघात समीकरण से आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है व्यंजक b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविधकर अथवा विवेचक कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया कि कहाँ से आया है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसी से आया है। x² का गुणांक और केवल x का गुणांक और जो अचर पद है उसके उसी से आया है। ठीक है, तो आपको भी बात समझ में आया होगा। अब इसी को हम पढ़ेंगे इसके आगे कि अब मूलों की प्रकृति देखना है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक है, काल्पनिक है, ठीक है, किस प्रकार के मूल आते हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से पता चल जाता है। किससे,
जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, विविधकर से पता चल जाता है कि हमारा मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा और समान होगा कि भिन्न होगा, ठीक है, इससे पता चलेगा। तो देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, इसके कॉपी करिए अब। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूल को लिखने का तरीका, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूल को लिखने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं। देखिए गुणनखंड विधि से भी हम द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक है हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला से, मतलब अगर गुणनखंड विधि से अगर हम मूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम श्रीधराचार्य फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला है क्या, श्रीधराचार्य फार्मूला है अल्फा इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए पहले एक्स मान रहे हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान होता है 2a, ठीक है। ये है हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं श्रीधराचार्य, यह है श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। यस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी लिखते हैं, ठीक है, अभी बताएं, जस्ट बताएं, ठीक है, अपान हो गया 2a। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब रही बात मूल लिखने की, तो मूल हम इसी प्रकार से लिखते हैं, एक बार हम इसको मानते हैं, एक बार प्लस में लेके लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेके चिन्ह लेके, तो जैसे हम मान लीजिए इसको अल्फा मान रहे हैं, ठीक है, एक मूल हमारा अल्फा है, मान लीजिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी और यहाँ पे प्लस, यानी प्लस चिन्ह लेने पर आप लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट डी अपान 2a, ठीक है। इसके जगह पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रख सकते हैं, ठीक है, एक मूल्य ऐसे मिल जाएगा। और दूसरे में क्या हो जाएगा, हम जब यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो इसको मान लीजिए दूसरा जो मोल होगा हमारा बीटा मान लेते हैं, इसको बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, और आपके बाद प्लस लिए थे तो फिर आपके बाद ले रहे हैं माइनस डी अपन 2a। तो हमारे जो दो मोल मिले कौन से मिले, एक हमारा मिल गया अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a, और दूसरा जो मोल मिलेगा हमको बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। आपको ये भी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे कि हम मूलों की प्रकृति देखते हैं कैसा होगा, कि मूल हमारे किस प्रकार से होते हैं, अब कब इसके प्लस होगा काल्पनिक होगा, कब वास्तविक होगा, कब समान मूल मिलेंगे, कब हमारा असमान मूल मिलेंगे, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो आप इसको कॉपी करिए फिर इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति व मान। जैसे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति व मान इंग्लिश में कहते हैं नेचर एंड वैल्यू ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हमारा जो इस द्विघात समीकरण का मूल है उसके प्रकृति कैसे होंगे, इसके एक बात हमारा किस पे डिपेंड करता है। इस द्विघात समीकरण के जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति जो है हमारा विविधकर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा विविधकर कैसा है, वास्तविक आता है, धनात्मक आता है और पूर्ण वर्ग आता है, तो उसके मान को दूसरे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे भी, आप उसको समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति उसका विविधकर यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का पर निर्भर करता है। जैसा हमारा विविधकर रहेगा उसी प्रकार से इसके मूल भी मिलेंगे हमको, ठीक है। तो इसके टोटली इसके हम विविधकर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो द्विघात समीकरण के मूल हैं किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होगा, असमान होगा, बराबर होगा, ठीक है, किस प्रकार से होगा, ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, टोटली करता है उसके विविधकर पे यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो देखते हैं उसके मूल और उसके प्रकृति, इसी का हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। आप इसको कॉपी करिएगा। देखिए दोस्तों, आज अब हम जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति व मान देखते हैं कि किस प्रकार आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ बनाए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है विविधकर का मान यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविधकर ही होता है,
ठीक है। और उसके प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे होंगे यहाँ पे लिखा गया है इस वाले लाइन में, और मूलों के जो मान है इस वाले लाइन में लिखा गया है कि मूलों के मान किस प्रकार से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है विविध कर, यानी डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है जो वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू जो आएगा जब धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग की कंडीशन आए, ठीक है। जैसे धनात्मक आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया √25, डी होता है तो √d का मान ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद, मान लो 4ac को सॉल्व करने के बाद आ गया मान लो √25, यानी डी का जो वैल्यू आया मान लीजिए हमारा कितना आ गया 25 आ गया। तो हमारा 25 से वर्गमूल है ना भाई, 5 का ही 5 का स्क्वायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा क्या मिलेगा इस कंडीशन में, मूल जो होगा उसके मूलों की प्रकृति होगा, वास्तविक होगा, परमेय होगा और भिन्न मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में वास्तविक, परमेय व भिन्न होगा, ठीक है। मतलब वास्तविक हो जाएगा भाई हमारा, परमेय जो होगा मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा, परमेय होगा। परमेय होता है भाई हम बताएं परमेय, और आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे कि परमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। उसमें केवल एक के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं होता है, ठीक है, परमेय संख्या कहलाती है। और उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, एक के अलावा कोई चीज़ और कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है और एक के अलावा उसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, हमारा परमेय संख्या कहलाएगा, ठीक। और देखिए भिन्न होना चाहिए, भिन्न मतलब अलग अलग उसका वो आना चाहिए, मूल जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए, अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मूलों के मान, मूलों के मान कैसे आएंगे, एक हमारे देखिए -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। एक बार हम इसको प्लस लेके निकालेंगे और एक बार माइनस लेके निकालेंगे, तो इसके जो मान आएंगे यानी वैल्यू, मूलों के मान जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा और माइनस लेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, ठीक। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है। जब धनात्मक रहे लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, यहाँ पे तो देखिए पूर्ण वर्ग था, 5 का स्क्वायर था वो, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस कंडीशन में जो हमारा मूल मिलेगा, मूलों की प्रकृति जो मिलेगा, ठीक है, वास्तविक तो मिलेगा लेकिन अपरमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। वास्तविक रहेगा लेकिन अपरमेय रहेगा और मूल्य जो होगा उसका भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है। एक बार हम प्लस टोटल रहेगा -b प्लस माइनस √d/2a, एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। अब देखिए जब शून्य आ जाए यानी d का मान शून्य आ जाए, जैसे d = 0 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो अगर वहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मूल मिलेंगे हमारे, मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक रहेगा, ठीक है, और परमेय संख्या रहेगा और बराबर रहेगा, ठीक है। ये परमेय संख्या रहेगा, p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए मूल इससे बराबर कैसे हो सकते हैं, जैसे -b प्लस माइनस अंडर रूट में d का मान जो है हमारा 0 आ गया, ठीक है, इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट में 0 का मान रखेंगे तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, किसी में भी 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं -b और प्लस माइनस कुछ नहीं है तो इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं -b/2a। और इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा होगा 0 है, 0 मतलब -b और प्लस माइनस जब कोई संख्या नहीं है तो इसको हटा देने का मतलब ये है, कुछ लिखा नहीं तो किसी में जोड़ना घटाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों मूल हमारे बराबर हो गए, किसी संख्या में 0 जोड़ना घटाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -b/2a और यहाँ पे -b/2a, यानी मूल हमारे बराबर मिलेंगे, ठीक है। मूलों के जो मान होंगे हमको बराबर मिलेंगे दोनों कंडीशन में। कब होगा, जब d का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ऋणात्मक आ जाए, अब जब अगर हमारा d का मान ऋणात्मक आ जाए, जैसे मान लीजिए √d में मान लीजिए 31 आ गया, ठीक है, या मान लीजिए अंडर रूट में मान लीजिए 26 आ गया और भी माइनस में, ठीक है। यानी d का मान हमारे जब ऋणात्मक आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा अवास्तविक मान मिलेगा, मूलों की प्रकृति अवास्तविक रहेगा मतलब काल्पनिक रहेगा, ठीक है। काल्पनिक रहेगा तो उस कंडीशन में हम इसके मूल ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब इसका d का मान हमारा ऋणात्मक आ जाए, d = हो जाएगा हमारा कैसा अंडर रूट माइनस में, ठीक है, तो इसके कोई मूल नहीं मिलेंगे, ठीक है। मूलों की प्रकृति जो रहेगा भाई काल्पनिक रहेगा, तो काल्पनिक कोई संख्या होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और अब देखते हैं इसके आगे जो इसके एक ग्राफ के रूप में हम बताते हैं, ठीक है। जैसे जी इस टाइप के, जैसे होता नहीं d = d बड़ा है 0 से, इस टाइप का, और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको, d बड़ा है 0 से या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से हम कंडीशन पढ़ते हैं। उस टाइम में देखिए क्या होता है,
इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी करिए और फिर आप आगे देखिए। देखिए दोस्तों, अब इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि डी का मान जब हमारा बड़ा होगा 0 से, या फिर 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से छोटा होगा, तो उस कंडीशन में मूल हमको किस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। वास्तविक मिलेगा या काल्पनिक मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब यानी d का मान जो हमको मिल रहा, मान लीजिए यहाँ पे देखो 2 कंडीशन बन रहा है। अगर d का मान 0 से छोटा है, ठीक है, यानी d का मान 0 से छोटा है। अच्छा, 0 से छोटा जाने का मतलब क्या हो गया कि भाई ऋणात्मक वैल्यू देगा। जब d का मान 0 से छोटा जाएगा तो मतलब ऋणात्मक वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऋणात्मक की कंडीशन में d का मान जो अगर ऋणात्मक आ गया तो उस कंडीशन में हमारा जो मूल मिलेगा काल्पनिक मिलेगा, अवास्तविक मिलेगा, ठीक है, अवास्तविक मूल मिलेगा। जैसे देखिए 0 से छोटी चीज़ क्या होता है, बाएं तरफ देखिए 0 से छोटी -1 -2 -3, ये वाला कंडीशन आता है। और 0 से बड़ा हो जाता है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा 0 से छोटा दिया है यहाँ पे देखिए छोटे का निशान मतलब जिस तरफ ये नुकीला भाग रहा है, ठीक है, नोक वाला जिस तरफ है वो हमारा छोटा है, और जिस तरफ ये वाला खुला है, रास्ता खुला है, समझिए वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोक डी की तरफ है तो डी हमारा छोटा है, ठीक है। इससे पता चलता है, यानी जिसके तरफ नोक रहे, यानी ये भाला की तरफ बना है ना, अगर भाला की तरफ जिस तरफ है तो वो हमारा छोटा वैल्यू है, और जिस तरफ रास्ता खुला है तो समझिए वो बड़ा वैल्यू है। यहाँ पे लिखा है डी छोटा है बी से, यदि डी छोटा है बी से तो हमारा कंडीशन मिलेगा, मतलब मोल किस प्रकार के मिलेंगे, काल्पनिक मोल मिलेंगे, अवास्तविक मिलेंगे, ठीक है। काल्पनिक कह सकते हैं या अवास्तविक कह सकते हैं। लेकिन जब हमारा डी का मान 0 से बड़ा मिले, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब की बार क्या हो गया, ये जो हमारा बड़े वाला चिन्ह है, यानी नोक देखिए 0 की तरफ है, तो 0 की तरफ नोक है तो समझिए छोटा है, और रास्ता खुल गया इसकी तरफ डी की तरफ तो डी हमारा बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखा है अगर डी का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो, यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगा है, इसे बराबर का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो उस कंडीशन में वास्तविक मोल मिलेगा हमको, ठीक है, वास्तविक मिलेगा। और वास्तविक मिलेगा भाई तो 2 कंडीशन बनता है। अगर वास्तविक बन रहा है तो हमारा 2 कंडीशन, एक देखिए यहाँ पे बराबर, यानी डी का मान जो है 0 से बड़ा मिलेगा तब का कंडीशन देखिए, या 0 जो है छोटा है डी से, यानी डी हमारा बड़ा है, उस कंडीशन में मोल जो हमको मिलेगा भिन्न भिन्न मिलेगा, अलग अलग मोल मिलेगा हमको। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा कंडीशन देखिए, डी का मान 0 के बराबर है तो, यानी डी का मान 0 आ गया अगर, तो उस कंडीशन में हमको समान मूल मिलेगा, एक ही मूल हमको दोनों मिलेगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों के मूल बराबर आएंगे। अभी यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाए तो उसमें आप दिखाएं, ठीक है, किस प्रकार से मूल बराबर हुए हैं। अब देखिए अगर मूल हमारा भिन्न भिन्न आया, ठीक है, यानी डी का मान अगर बड़ा है 0 से तो उस कंडीशन में मूल भिन्न भिन्न मिलेगा। तो किस प्रकार से मिलेंगे, देखिए पहला कंडीशन, अगर डी का मान पूर्ण वर्ग हो, यानी डी इक्वल टू पूर्ण वर्ग हो गया, जैसे अभी लिखा था ना 25, डी इक्वल टू √ इतना आ गया, यानी 25। तो इस कंडीशन में यानी हमारा पूर्ण वर्ग है ना 25, किसका 5 का स्क्वायर है वो। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमको परमेय मूल मिलेगा, ठीक है, परमेय। और परमेय को हम जानते हैं कि भाई P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसे उसका कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा, ठीक है। ऐसा मिलेगा हमको जब पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन कह रहा है जब डी का मान पूर्ण वर्ग नहीं हो, जब पूर्ण वर्ग नहीं हो उस कंडीशन में, जैसे डी का मान मान लीजिए डी इक्वल टू आ गया मान लीजिए √12, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको जो मिलेगा मूल वो हमारा हो जाएगा अपरमेय मूल, ठीक है। अपरमेय मूल होता है भाई तो वो हमारा 2 से कट भी जाएगा, ठीक है, और उसमें कॉमन भी हो सकता है। इसीलिए क्या हो गया, हमारे अपरमेय मूल मिलेगा हमको कब, जब हमको डी का मान कैसा मिल जाए, पूर्ण वर्ग ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो इसके माध्यम से समझ सकते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 14 लीजिए 12 लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप कॉपी करिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट केवल बताएं, कल से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।